नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर मां गंगा की आरती में हुए शामिल। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। और नीमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर मां गंगा की आरती में शामिल हुए। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने विभिन्न कार्यक्रम संपन्न करने के बाद बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद मां भगवती की मां गंगा की आरती देखी और उसके बाद मां गंगा सेवा निधि की तरफ से उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंगा आरती प्रतिदिन होती है और श्रद्धालु काफी दूर से आते हैं। गंगा आरती देखने के लिए मैं गंगा सेवा निधि की टीम को बहुत बधाई देता हूं। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के कोर्ट में दोषी साबित होने पर उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे कालयुक्तनामाद्य संवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्याय नमः ह्रीं नमः शर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतमजमानं समर्पयामि ज्वालाकरालमन्त्युग्रं वशेषासुरसूदनां त्रिशूलं पादनो भीतिर्भद्रकालं नमोऽस्तुते। ॐ वीरत्वं हरिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरत्वं सर्वकालत्वं स्वस्तायै आत्मसनिप्रदां शनिवतु शनिलोकसंन्यभय शनि अग्निः प्रदं बहुलं गंगा सेवा निधि के माध्यम से जो ये आरती का कार्यक्रम होता है, इसके लिए हम सभी आयोजकों को बधाई देते हैं कि अत्यंत सुंदर अनुभूति आंतरिक जो भावना से होती है उसकी कोई मिसाल नहीं। आज हम नमन करते हैं आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी को, जिनका जन्म जयंती है, 300वां जन्मदिन है। उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हम नमन करते हैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 1000 साल के बाद भारत का प्राइड लौटाला, हमारा गर्व लौटाला और काशी को जो उसका उचित दर्जा था वो देने का जो प्रयास किया है, इसलिए उनको हम बार बार नमन करते हैं। हम आज बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने लगातार सनातन की अलख जगाते हुए आज हिंदुत्व के प्रति
जो आस्था दर्शाई है, जो समर्पण दर्शाया, उनको भी बार बार प्रणाम करता आज न्यायिक फैसला आई अब्बास अंसारी को लेकर आप क्या कहना हूं। चाहते हैं? जी आज न्यायिक फैसला अब्बास अंसारी के ऊपर आई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जैसा करेगा वो भरेगा, जो जिसका अमाल होगा उसे उसी प्रकार से प्रतिफल मिलेगा। और न्यायिक प्रक्रिया पर मैं तो संतोष व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि जो भी न्यायालय का फैसला है स्वागत योग्य। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। विवाद और समाधान के बीच अधिवक्ता सेतु का काम करते हैं। आज जीएसटी रेवेन्यू के कारण ही देश का विकास तेजी से हो रहा है। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कही। पूर्व मंत्री चेतगंज स्थित राज्य कर भवन में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान केवल अधिवक्ता के पास होता है। आश्वासन दिया कि हर समय बार के सहयोग के लिए तैयार हूं। काशी जो विश्व की सबसे बड़ी अलग कहते हैं, मुझे अफ्रीकी समाज के एक बड़े व्यक्तित्व का नाम बरबर स्मरण आ रहा है, वो हमारे बीच आज नहीं है, पंडित केसरी त्रिपाठी। उन्होंने एक बार वो बताया था कि वो रोम के अंदर जो आप देखते हैं, जो बहुत बड़ा चर्च है, जो वेटिकन सिटी जो मरूल केंद्र है, वहां उनकी आग रैली में एक चित्र लगा था। उस चित्र में नीचे काशी के दशाश्वमेध घाट का चित्र था और उसके नीचे लिखा है कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की उक्ति में बता रहा हूं, उसके नीचे लिखा कि द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना शहर द बनारस, ये बनारस, और उस बनारस का सांसद, उस बनारस के आप सब वकील लोग, और उस बनारस से उठने वाले संग्रह और उपभोक्ताओं को सस्ता, व्यवसायियों को सस्ता देते हुए आप सब वकीलों का समाज, ऐसा समाज बनाए कि उस विश्व के सबसे ओल्डेस्ट शहर में मोदी के इस केंद्र से विकसित भारत का विश्व में सबसे विकसित देश बनने का सपना पूरा हो और भारत ऐसे दुनिया में सिरमौर होकर छा जाए। उसमें आपके बाल के भी जो कण-कण का योगदान है वो महान है। इस शुभकामना के साथ यह बार एसोसिएशन अपना गौरव निरंतर जिस तरह का प्रेम और स्वभाव आप में है वो बढ़ाते हुए और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा प्राप्त करें। मुझे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की भी शुभकामना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी शाखा द्वारा एक जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जो कि शहीद उद्यान सिगरा से प्रारंभ होकर सिगरा चौराहे तक गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अशोक तिवारी महापौर वाराणसी उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी शाखा के सचिव डॉक्टर अमर अनुपम ने सभा को संबोधित किया और तंबाकू जनित बीमारी जैसे मुख का कैंसर और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव, हृदय रोग, फेफड़ों को जो नुकसान होता है उसके विषय में बताया। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन से नगर निगम के स्कूलों में भी मुंह के स्वास्थ्य के जांच के लिए अपील की। उनके द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कैंसर के रोकथाम के लिए आईडीए द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की गई। आईडीए वाराणसी शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर राधा कटियार ने कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान से जनमानस को बहुत लाभ पहुंचेगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक थीम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें इस वर्ष का थीम है कि तंबाकू बनाने वाली कंपनियां जो आकर्षण प्रचार प्रसार करती हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करना और उससे बच के रहने के लिए सलाह देना। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर मुरारी शर्मा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक राय, पूर्व अध्यक्ष व सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा काशी क्षेत्र मौजूद रहे। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर अमर अनुपम व आईटीए की अध्यक्ष डॉक्टर राधा कटियार ने किया।
और नहीं बॉस आइए इधर आइए ना इधर आइए अरे इधर तुम मगमा आके खड़ी हो जाओ, पीछे हटो, बैनर आ ही नहीं रहा है। तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो आइडिया में खाना है तंबाकू हटाना है आइडिया में खाना है तंबाकू हटाना है छुड़ाना है हटाने की सरकार को बहुत नुकसान हो जाएगा बहुत ही गोभी के 10 आज आए सुबह में नीमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर चर्चा हुई। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू लंका ब्रांच के सहयोग से लंका स्थित एक होटल में सतत चिकित्सा शिक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर गहन चर्चा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि सुश्रुत के चित्र पर माल्यार्पण और दीपक जलाकर किया गया। इसके बाद अतिथि डॉक्टर अशोक राय को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद वक्ता डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत चर्चा व जानकारी प्रदान की गई। सीएमई का आयोजन नीमा बीएचयू ब्रांच रवि न्यूरो साइकेट्रिक के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी वाराणसी रहे। साथ ही डॉक्टर अशोक राय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी रहे व डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव महासचिव नीमा उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर एच.सी. सिंह, डॉक्टर राजन, डॉक्टर कुलदीप कुमार, डॉक्टर पी.के. सिंह आदि चिकित्सकों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जो रवि न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल की तरफ से एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, जो डिप्रेशन जो आज की डेट का सबसे बड़ा एक बीमारी कह सकते हैं, महामारी भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के जो लाइफ स्टाइल है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ये जनरली सभी लोगों को ये बीमारी एक तो हर घर में ये बीमार व्यक्ति मिल जाएगा। उसी पे आज चर्चा होना है डॉक्टर साहब के द्वारा, जो यहाँ के बहुत सुप्रसिद्ध न्यूरोसाइकेट्रिक चिकित्सक हैं, और इनके इस सेमिनार से हमारे नीमा के मेंबरों को और चिकित्सकों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आगे चिकित्सा में भी, और डायग्नोसिस में भी काफ़ी सुविधा मिलेगी, जिसमें कि हम बीच बीच में हमेशा डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम होते रहता है। इस टाइप के लेक्चर और व्याख्यान हमेशा देते रहते हैं। हमारे नीमा के चिकित्सकों को बहुत फ़ायदा है इससे। ये हम लोग का कार्यक्रम नीमा के सहयोग से कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम लोग डिप्रेशन के बारे में आज बात करेंगे। आज के ज़माने में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। डिप्रेशन साधारणतः लोग लगते हैं कि किसी की वजह से हो रहा है, बस ऐसा हर मामले में सही नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी का रूप ले चुका है और जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रही है। एट ए टाइम ये कहा जाता है कि कम से कम 15% लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, और नहीं कुछ तो लाइफ टाइम में आपका 60 से 70% चांस है कि आप कभी न कभी जीवन में डिप्रेशन से ग्रसित हो जाएंगे। आजकल जैसा देखा जा रहा है बच्चों में ज़्यादा हो रहा है क्या? बच्चों में डिप्रेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अवेयरनेस के साथ साथ मतलब बच्चों में भी बहुत प्रेशर आ रहा है स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए। अब आज के ज़माने में स्कूल का परफॉर्मेंस पर्याप्त नहीं है, उनको साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांस, पेंटिंग, स्पोर्ट्स या किसी जंग की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनको आगे एक्सेल करना पड़ता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। जो हम लोग के ज़माने में जो बच्चों को खेलने के लिए समय मिलता था या खाली समय मिलता था, वो भी कमी हो गया है। आजकल फैमिली का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रह गया, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक साथ रह रहे हैं। बच्चों में अत्यधिक मोबाइल का यूज, ये सभी कारण है, प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे नीमा के फिजिशियन हैं, जो सभी गांव क्षेत्र शहर में प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक तरह से हम लोग जो है अपने यूनियन के माध्यम से एक शिक्षित करते रहते हैं। सतत चिकित्सा शिक्षा के अभियान के तहत, जिसको हम लोग सेमी बोलते हैं, उसके तहत हम लोग उनको एक तरह से जानकारी देने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे जो हमारे जाने माने चिकित्सक हैं, जैसे हमारे आज के चिकित्सक हैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, जो प्रख्यात मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा हमारे डॉक्टरों को डिप्रेशन एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर आज इनको जानकारी दी जाएगी। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में शिल्पायन संगीत संध्या आयोजित हुई।
दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में शिल्पायन संगीत संध्या का आयोजन हुआ। वृंदावन और बंगाल का बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय के उद्गम काल से इस बार के शिल्पायन संगीत संध्या में इसी बात को रेखांकित करते हुए 2 लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रस्तुति हुई, जिसमें वृंदावन से आस्था गोस्वामी का गायन और कोलकाता से पंडित असीम चौधरी का सितार वादन हुआ। प्रारंभ में शिल्पायन के होनहार विद्यार्थियों का संस्कृत पदों का सस्वर सुमधुर गायन हुआ। तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय व वेदांत सिंह, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने कुशल संगत की। पंडित राहुल भट्ट की दोनों कलाकार वेदांत सिंह और हर्षित उपाध्याय का माल्यार्पण। यहाँ पे अंध विद्यालय में हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है जो शिल्पायन द म्यूजिक हब की ओर से आयोजित किया गया है और हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी हैं। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम संगीत के उत्थान के लिए आयोजित किया है और समय समय पर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम काशी में करते रहते हैं यहाँ के युवा किशोर वय के कलाकारों और सबको मौका देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम का विशेष बात ये है कि हमारे शिल्पायन के 8 विद्यार्थी संस्कृत के पद, जो कि आजकल यंग जनरेशन में थोड़े कम हो गए हैं गाना बजाना, तो उनका प्रस्तुति करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारी वृंदावन से पधारी हुई बहुत ही सुरीली गायिका श्रीमती आस्था गोस्वामी जी, उनका कार्यक्रम होगा। और तत्पश्चात कोलकाता से आए हुए हमारे अतिथि कलाकार श्री असीम चौधरी जी, उनका सितार वादन प्रस्तुत होगा। तो और हमारे यहाँ हम शिल्पायन द म्यूजिक हब में काशी के जितने भी कलाकार हैं और जितने भी आम समझे संगीत से जुड़े हुए आम लोगों से लेकर खास लोग तक सभी उपस्थित रहते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो हमारा कार्यक्रम उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विगत कितने वर्षों से कार्यक्रम आपका चल रहा है? हमारी संस्था जो है वो तो काफ़ी पुरानी है और लगभग शिल्पायन द म्यूजिक हब। तो मुख्य रूप से हमारी संस्था में संगीत की शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ 3 साल से लेके और 70-80 साल तक के व्यक्ति तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कार्यक्रम कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो स्पेशली जो है शास्त्रीय संगीत की तरफ उन्मुख हो, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ हम एक कार्यक्रम का आयोजन करें, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मंच प्रदान करने के लिए हम मुख्य रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जी, संगीत की शिक्षा में क्या संदेश देना चाहिए और आप कैसे आपसे जुड़ सकेंगे? आपका चैनल संगीत की इन गतिविधियों को कवर कर रहा है, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। और मैं चाहती हूँ कि हमारे आम जनता भी आपके चैनल से जुड़े, ताकि वो और शहर की जो खबरें हैं और संगीत, खासतौर से संगीत विषय को, इसको और इसका प्रचार प्रसार हो सके। जो बच्चे रुचि रखते हो जी, कैसे संपर्क करेंगे? जो बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो भेलूपुर जो जगह है वो कॉफ़ी हाउस के ठीक सामने ही माने स्थित है। तो जिसको भी रुचि है वो आ सकते हैं और पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। केरला कैफे के पास? जी, केरला कैफे के पास ही हमारा इंस्टीट्यूट है, शिल्पायन द म्यूजिक हब। तो नंबर भी मैं चाहूँ मैं दे सकते हैं, वो जिसको बाद में चाहिए होगा वो कांटेक्ट कर लेगा हमसे। तो और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी उसका पता ही चल जाएगा लोगों को। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वाराणसी में 1.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत वाले आम के पेड़ की जमकर निगरानी हो रही है। वाराणसी में 1.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो कीमत वाले आम के पेड़ के पास इन दिनों 2 पहरेदार भाले के साथ मौजूद हैं और सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। राम प्रताप और कृष्ण कुमार ये दोनों पिछले 10 दिनों से दिन रात मियाजाकी आम की रखवाली कर रहे हैं। मियाजाकी के छोटे से पेड़ में करीब 6 आम लगे हुए हैं, जिनका वजन 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच है। यानी 2 किलो आम के 6 पीस की रखवाली करने के लिए ये दोनों पहरेदार लगाए गए हैं। सीसीटीवी से आमों की निगरानी अलग से हो रही है। ये बात सही है कि मियाजाकी आम की कीमत 1.5 लाख से 2,75,000 के बीच है। बावजूद इसके इन 6 आमों के लिए इतनी सुरक्षा बरती जा रही है।
तो कब तक चौकीदारी करते हैं? हम लोग यहाँ 24 घंटा एक चौकीदारी करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आए पाए। हाँ। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़ा रहते हैं। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। तो आप लोगों के रहने से सुरक्षित रहता है? हमेशा हमेशा सुरक्षित रहता है। सीसीटीवी भी है? हाँ, सीसीटीवी भी है, हम लोग भी रहते हैं। ऐसा है कि ये आम की प्रजाति है मियाजाकी, जिसे मैं 2021 में मई महीने में मंगाया था जापान से। तो जापान से मंगाने में कई सारी समस्याएं भी आई, पैसा भी खर्च हुआ वहाँ से मंगाने में। उसको ला के अपने यहाँ 6 महीने रखा और फिर दिसंबर 2021 में मैंने इसका पौधरोपण किया। तो 2 साल बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई और इस बार इसमें फल आया हुआ है। तो फल को देखने के लिए भी गांव के भी लोग आते हैं और अन्य बाहर से भी किसान आते हैं। तो 2 लोगों को मैं यहाँ रखा हूँ कि कोई भी इसको कोई किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाए, क्योंकि पहली बार आया है और काफ़ी महंगा ये आम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आम ये कैसा यहाँ पे हो रहा है और इसके फल में क्या क्या तत्व कुछ वहाँ से यहाँ ज़्यादा है या कम है, उसका भी टेस्ट करा करके CISH में और यहाँ ईरी में भी व्यवस्था है, BHU में भी है, उसको करा करके मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा हमारे यहाँ, फिर हम इसको जो है आगे किसानों को भी प्रमोट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाइए और अपनी आय फिर दुगनी करिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। क्या खासियत है और कब लगाया था? इसकी क्या कीमत इस समय चल रही है मार्केट में? ये 2021 दिसंबर में लगाया था और मैंने भी कई जगह इसको पढ़ा था कि दुनिया का सबसे महंगा आम है मियाजाकी, जो कि मियाजाकी एक स्थान है जापान में, वहाँ की प्रजाति है। तो मेरी भी इच्छा हुई और मन में कि नहीं उस आम को किसी तरह मंगाया जाए। फिर मैंने संपर्क किया, एक पुणे की कंपनी है जो आयात निर्यात का काम करती है, उनके माध्यम से मैंने 2 पौधा यहाँ पे मंगाया और उसको अपने यहाँ लगाया। और ये जो फल आया तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं सुना था कि नहीं ये जिस तरह से सूर्योदय होता है उस कलर का लगभग फल है और अंडा आकार का, थोड़ा सा अंडा आकार का होता है और इसमें कई प्रकार के मिनरल हैं जो यहाँ के आमों में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इस बार मैं उसको टेस्ट के माध्यम से देखना चाहूँगा कि नहीं वो सारे मिनरल जो बताए गए वो हैं या कुछ कम या ज़्यादा भी हैं, तब इसको हम किसानों के बीच जो है लेके जाएंगे। तो अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या कीमत है? अभी मेरे पास पौधा तैयार है। कितने पौधे? लगभग 120 पौधा के आसपास मेरे पास तैयार है और मैं 1000 रुपये अभी कीमत रखा हूँ, जबकि इस पौधे में काफ़ी बार्गेनिंग हो रही है। लोग कहते हैं कि कहीं से मंगाए हैं, यहाँ से मंगा करके महंगा पौधा किसानों को दे रहे हैं और किसान इसमें काफ़ी ठगे भी जा रहे हैं मियाजाकी के नाम पे। तो हमने इसलिए पौधे में फल भी छोड़ा है कि एक बार जो भी जिसको लेना है आकर के फल भी देख ले, और इसी पौधे से हमारा तैयार नया पौधा है जिसको हम किसानों को देते हैं। कितने सुरक्षाकर्मी लगाए हैं? 2 सुरक्षाकर्मी हैं और ये लोग जो है CCTV तो लगा हुआ है, एक इसके लिए विशेष लगा हुआ है कि इसके आसपास कोई आता है तो वो दिख जाए। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने कहा, पुराने से नए कानून में बदलाव की वजह से लोगों को राहत मिलेगी। नए और पुराने कानून में बदलाव से आम जनमानस को तो राहत मिलेगी ही, जो मुवक्किल है उनको और भी राहत मिलेगी। जी हां, बताते चले कि वाराणसी के अधिवक्ताओं का कहना है कि पुराने कानून अंग्रेज अपने आधार पर बनाए जिससे भारतवासियों पर उत्पीड़न कर सके, लेकिन अब नए कानून में जो धाराएं आई हैं उसमें सिर्फ दोषियों को ही सजा मिल सकेगी। अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ और शिवम कुमार ने बताया कि जो हमारे पुराने कानून थे वो IPC CRPC एविडेंस 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार द्वारा नया कानून लाया गया है। भैया बात की जाए तो नए कानून और पुराने कानून में काफी बदलाव किया गया है। आप इस समय नए कानून के अधिवक्ता भी हैं और पहले के समय में आपके पिताजी भी रहे होंगे, लेकिन आप इस समय हैं, तो कितना डिफरेंट देख रहे हैं आप? नहीं, डिफरेंस तो पुराने कानून में और नए कानून में काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। और काफ़ी ज़्यादा कुछ धाराएं हैं जो लाई गई हैं, ठीक है। पहले IPC में क्या था कि 511 धाराएं थीं, अब क्या है BNS में कि 358 धाराएं हैं, जिसमें अभी शिवम भाई ने बताया था कि इसमें भीड़ हत्या कर देती है तो वो भी एक अपराध हो गया है। पहला IPC में क्या था कि भीड़ मार देती थी तो उसमें कोई भी ऑफेंस वो ऑफेंस था ही नहीं, वो सिर्फ अगर उसकी जांच हुई तो पता चला कि पुलिस ने कहा कि भीड़ ने हत्या कर दी, अज्ञात मुकदमा दर्ज हो गया, कोई नहीं पकड़ाया, जिसके साथ ऑफेंस हुआ वो भी लड़ता रहा, कोर्ट में चलता रहा मैटर। महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी इस समय अपराध बढ़े हैं। बनारस में भी कई ऐसी गैंगरेप जैसी घटनाएं मिली, लेकिन बाद में साक्ष्य मिला तो महिला ही गलत निकली।
तो इसके लिए आप एक न्यायिक कानून से जुड़े एक अधिवक्ता हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, बनारस का जो मामला था गैंग रेप का, जब FIR रजिस्टर्ड हुई तो उसमें टोटल 23 लोग का नाम आया। 23 लोग का नाम आने के बाद जिस दिन की घटना थी, बीच में अलग अलग लड़के के पास वो महिला गई, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उसमें क्या हुआ कि क्या कहते हैं, जिस दिन घटना हुई है उसके अगले दिन उनकी एक रील वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, ठीक। अगर किसी के साथ रेप होगा तो क्या वो रील बनाएगा? वो रील उन्होंने रील डाली, उसके बाद उन्होंने फर्जी FIR करवाई। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। FIR कराने के बाद उनकी कस्टडी, वो जेल चले गए। बाद में सारा मामला जब खुल के आया, जब CP साहब ने जांच बैठाई, तब बाद में पता चला कि वो रील वायरल हुई है। इस तरीके से पता चला कि मुकदमा फर्जी है। लेकिन अगर बात की जाए तो मुकदमा फर्जी है, सही मानते हैं आप, अधिवक्ता हैं, लेकिन उस 23-27 लड़कों में तो उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, तो उसके लिए भी कोई कानून है क्या? उसके लिए तो अभी तक के लिए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कानून होगा, क्योंकि महिला का जहाँ मैटर आता है वो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। कि निर्भया कांड जो हुआ था आपका गाजियाबाद में, वो भी एक सेंसिटिव मैटर था, लेकिन उसमें जो भी कांड हुआ वो शर्मनाक कांड था, देश का सबसे बड़ा कांड था वो। उसमें भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, फांसी की सज़ा सुना दी जिसमें अपराधियों को। इसके लिए अब ये थोड़ी है कि आप अपराध भी करेंगे और आप क्या कहते हैं रोड पे भी घूमेंगे और आपको कोर्ट बेल आउट भी कर दे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर कोई उसमें से दोषी निर्दोष पाया जाता तो उनका तो करेक्टर गया, मतलब उसकी पूरा जीवन ही खत्म। क्योंकि ये चीज़ मीडिया में आ चुकी है तो करेक्टर, सिंपल सी बात है कि वो जा चुका है। बाद में अगर कुछ होता है तो महारानी का मुकदमा होगा और महिला के ऊपर मुकदमा होगा, उसको कोर्ट जेल भेजे, सरकार जेल भेजे उसको। तो आप किस तरह से देखते हैं पूरा मामला, किस तरह से देखते हैं? मामला तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो भी है साजिश है, ये किसी न किसी की साजिश होगी। तभी महिलाओं के प्रति अगर बात की जाए तो जिस तरह महिलाओं को कैसे किस तरह से रोका जाए, उनके साथ घटना है, तो आप एक अधिवक्ता हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे काशी वासियों के या आम पब्लिक को? सुझाव यही देना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं हैं इस तरीके की हरकत जो कर रही हैं, आए दिन हरकत हो रही है, आप कैंट रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और वहाँ जाके रात में आप हरकत देखिए, कोई सेफ नहीं है। आज के समय में ना पुरुष सेफ है ना महिला सेफ है। बात यह है कि कुछ महिलाएं हैं बनारस में भी जो इस तरीके का रैकेट चला रही हैं कि इनको फंसाओ उनको फंसाओ, फर्जी मुकदमा दाखिल कराओ। एक बार अगर संबंध बनता है, मेडिकल जांच होगी तो सिंपल सी बात है कि आप चैलेंज करोगे कोर्ट में कि रेप का केस है, और कोर्ट का नियम यही है कि पहले आपकी कस्टडी होती है, ट्रायल में जब मुकदमा आएगा तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, जब चार्जशीट बन के आएगी। तो ऐसे महिलाओं से बचने के लिए क्या अपील करेंगे पुरुषों के लिए? अपील यही करेंगे कि ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए। अब उससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि समाज में गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, ठीक है, हर टाइप के लोग हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, अपर क्लास फैमिली है। अपर क्लास के लिए क्या है कि उनके पास पैसे होते हैं, वो अपना बच जाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर मां गंगा की आरती में हुए शामिल। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। और नीमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर हुई चर्चा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।